जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान मॉडल पेपर 2024 और 25। ये बोर्ड पेपर यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मेरे प्रिय विद्यार्थी 2025 यानी 4 मार्च 2025 को देने जा रहे हैं पेपर, उनके लिए देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है। ये पेपर यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या चीज़ हो रहा है सबको हम A to Z देखने वाले हैं। उसके बाद OMR सीट एक्चुअल में हमें कैसे भरना, उस सबको हम अब डिटेल में सिखाने वाले हैं। टोटल प्रश्न पत्र देखा जाए तो आपके सामने खंड अ होता है और खंड तुम्हारे पास क्या होता है, ब होता है। ख यानी जो तुम्हारे पास अ वाला पोर्शन होता है टोटल और टोटल 20 MCQ रहते हैं। और इसमें देखा जाए तो टोटल और टोटल 50 थ्योरी वाले पोर्शन रहते हैं जो आपको उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना रहता है। ठीक है, इस 20 MCQ को टोटल और टोटल देखा जाए तो OMR सीट पे आपको रिप्रेजेंट करना है। आपके सामने ये रहा OMR सीट। ये सब क्या भरना, जिला कोड, केंद्र कोड, ये सब चीज़ क्या भरना, ये सब का भाई आपको सब डिटेल में आपको बताने वाला है एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए आपके सामने पहले ये सारा चीज़ पढ़ते हैं। देखिए टोटल और टोटल क्वेश्चन कितने नंबर का, नंबर 70 नंबर का रहता, 3 घंटा 15 मिनट रहता। 15 मिनट प्रश्न पत्र विद्यार्थी को पढ़ने के लिए दिया जाता है। खंड अ और ब दो में विभाजित किया जाता है। खंड यानी खंड जो अ होता है और ब तीनों उपखंड 1, 2, 3 में, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 पोर्शन होता है साइंस के पोर्शन में, तो इसीलिए 3 को यानी क्या कर दिया, विभाजित किया गया है। खंड अ जो रहेंगे बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। इसका विकल्प का चुनाव OMR सीट पर नीले अथवा काले पॉइंट बाल पेन से प्रयोग करना। प्लीज आपसे अनुरोध है, आपके पास एक पेन होनी चाहिए। आप स्कूल में, आप मार्केट में जाइएगा ना, किसी भी दुकान पे मोटा पेन मांगिएगा। क्या मोटा पेन मांगिए जो कि लगभग 1 mm उसकी थिकनेस रहेगी। थिकनेस मतलब ये जो छल्ले की मोटाई रहेगी 1 mm रहेगी। उनसे बोलिएगा OMR सीट भरने के लिए हमें मोटा पेन चाहिए। उस 10 रुपये लेंगे, आपको क्या कर देंगे, उसका दे देंगे। उसी से भरिएगा जो सबसे सूटेबल रहेगा। बाल पेन से प्रयोग करना। अब कैसे भरना है आपको बताएंगे। खंड अ में बहुविकल्पी जो कितने नंबर के, 1 नंबर के रहेंगे, ये सब सारा चीज आप जान रहे हैं। और याद रखिए व्हाइटनर का प्रयोग यहां पर मत कीजिएगा। अब वहां पर निर्देश भी दिया जाए तो OMR सीट में कि OMR सीट एक बार यदि आप फिलअप कर दिए तो किसी भी व्हाइटनर की मदद से, इरेजर की मदद से ऐसा कुछ भी आप मत करिएगा इरेज करने की कोशिश, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर के अंदर डाल दिया जाता है और कंप्यूटर टेस्ट ये करके निकाल देता, कितना गलत कितना सही सब कुछ। आपके पास क्या होनी चाहिए, एक पास आपके पास काला पेन होना चाहिए, एक आपके पास स्केच होना चाहिए, आपके पास काला पेन नीला पेन होना चाहिए और मेन हथियार आपका पेंसिल होना चाहिए। OMR सीट पे इसी से हम ट्रिक बताएंगे आपको कैसे भरना है। मान लेते आपका गलत रहे तब भी आप इरेज करके क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके लिए आपको हथियार होना चाहिए जो पेंसिल, जो बहुत ही जरूरी है। क्यों, अभी हम कारण आपको एकदम डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए OMR सीट को हम थोड़ा सा बताना, आपको भरना सिखाते हैं कि कैसे एक्चुअल में भरना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप पेपर कोई लेंगे तो मॉडल पेपर है, पेपर आप कोई भी लेंगे। जैसे हमारे पास देखिए ये आपके सामने चित्रकला का पेपर है, ये आपके सामने विज्ञान 2024 का पेपर है। ठीक है, 24 का पेपर है। अब देखिए मेन चीजें क्या होनी चाहिए। मान लेते आपको आए, इस पेज में कोई कहीं भी कुछ भी गूंजना नहीं रहता है। यहाँ पर सबसे पहले आपका अनुक्रमांक अपना लिखना रहेगा, वो एडमिट कार्ड में आपका रहेगा। उसके बाद अपना यहाँ प्यारा सा नाम लिखना रहेगा। ये और ये चीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, अभी हम OMR सीट पे बताते क्यों। देखिए सबसे पहले लिखा तुम्हारे पास जिला का कोड। जिला का कोड देखा जाए तो हर एक जिले का अलग अलग कोड होता है। जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है, किस स्कूल पे आपका सेंटर गया तो एडमिट कार्ड मिलेगा, उस पे सारा चीज रहेगा। तो 2 अंक का आपका जिला कोड रहेगा। मान लेते हैं आपका जिला कोड तुम्हारे पास 44 है। हम अभी रैंडम भर रहे हैं। आपका एडमिट कार्ड आते ही एक बार हम OMR सीट को दोबारा भर के फिलअप कराएंगे, सिखाएंगे। ठीक है, जिला कोड लिख दिए। उसके बाद ऐसे करके उस जिले का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं आपका गोरखपुर है तो गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुछ भी रहे। मान लेते हैं किसी पर्सन का यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, ये बस्ती से पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या कर देंगे, जिला उनका बस्ती यहाँ पर फिलअप कर देंगे आराम से। केंद्र कोड,
केंद्र कोड क्या होता है, जिसे हम सेंटर कोड के नाम से जानते हैं। सेंटर कोड, जिस स्कूल में आपका सेंटर गया है उस सेंटर के लिए क्या करेंगे, एक कोड रहेगा जो आपके एडमिट कार्ड पे प्रेजेंट रहेगा। उसका मान लेते हैं 5 8 4 3 2 1, 5 या 6 अंक का रहता है, उसको आप यहाँ फिलअप कर देंगे आराम से। उसके बाद क्या रखा, अनुक्रमांक। अनुक्रमांक आपका जो भी रहेगा, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर, रैंडम मान लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ 9 10 कुछ भी हो सकता है, वो आप करेंगे अच्छे से फिलअप कर देंगे यहाँ से। अब मेन में बात आती है विषय कोड और नाम। अब देखिए आपके सामने मान लेते हैं, देखिए विषय कोड ये आपके सामने, अब इसमें से कहेंगे सर विषय कोड ये है कि ये है, याद रखना ये वाला जो पोर्शन होता है विषय कोड हर एक पेपर का अलग अलग होता है। ये आपके सामने विज्ञान है तो कितना दे रखा 931, आपके सामने चित्रकला लेकर आए, आपके सामने देखिए चित्रकला का पेपर है तो 936। ये देखा जाए सब में क्या होता है, हमेशा हमेशा अलग होता है। तो यही तुम्हारे पास क्या होगा, देखा जाए तो यहाँ पर आपको विषय का कोड भरना पड़ेगा। मान लेते हैं उसमें दिया था 936, तो यहाँ पर 936। फिर विषय का नाम मान लेते हैं, आप विज्ञान देते हैं तो विज्ञान फिलअप करेंगे, और मान लेते हैं मैथ देते हैं तो गणित, हिंदी भरेंगे तो हिंदी या इंग्लिश में, मान लेते हैं विज्ञान दे रहे हैं तो आपको क्या फिलअप करना पड़ेगा, यहाँ से विज्ञान अच्छे से फिलअप कर देना पड़ेगा। अब प्रश्न पत्र संख्या की बात आती है। प्रश्न पत्र संख्या देखा जाए तो यही 830 आपका प्रश्न पत्र संख्या है, तो यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे 830 आप अच्छे से फिलअप कर देंगे यहाँ से। उसके बाद बात की जाती है ये नंबर की बात आती है, सर ये नंबर कहाँ लिखेंगे। अब आपको देखिए ओमार सीट पे लिखा प्रश्न पत्र मार्का अथवा सीरीज में लिखा हुआ प्रश्न, यानी पहला अक्षर दूसरा अक्षर। पहला अक्षर में क्या भरेंगे, देखिए आई है तो आई भरेंगे, डब्लू है तो डब्लू भरेंगे, इधर जो ये पहला अक्षर हो जाएगा, ये आपका दूसरा अक्षर हो जाएगा। तो पहला अक्षर इसमें भरना, दूसरा अक्षर इसमें भरना। तो विज्ञान है आपके सामने, देखिए विज्ञान पे IN लिखा गया ना, तो पहला अक्षर आप फिलअप करेंगे, यहाँ पर आई फिलअप करेंगे, दूसरा अक्षर फिलअप करेंगे, ये आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे इजिली। अब आई को क्या कर देना, यहाँ से अच्छे से सर्कल कर देना, आप अच्छे से देखिए आराम आराम से करिएगा पहले, फिर बीच में क्या कर सकते हैं, इसे तेजी से कर देंगे। आई इसमें करना और यन इसमें करना है ना, यन कहाँ पर है, PQRS यहाँ पर क्या दे रखा है, यन यहाँ पर दे रखा है। देखिए आपको एकदम इजी से इजी तरीके से करना और थोड़ा सा सब्र के साथ करना, कि नहीं जल्दीबाजी में नहीं, क्योंकि बाहर जाएगा तो गलत हो जाएगा। थोड़ा बहुत गलत बाहर जाएगा तो टेंशन नहीं है, बट बहुत ज़्यादा जाएगा, क्योंकि देखिए गलत तथा सही तरीका यहाँ पर बता दिया। सही तरीका ये है, गलत तरीका आप ऐसे नहीं करिएगा कुछ भी। यदि बाहर जाता है, यदि बहुत ज़्यादा बाहर चल जाता है तो कंप्यूटर एक्सेस ही नहीं करेगा। तो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, इसको प्रैक्टिस करिए। आपके पेपर में आप अनसाल्व खरीदेंगे, कुछ भी चीज़ खरीदेंगे तो इसमें रहेगा 10 रुपये का फोटो कॉपी करा लिए, 10 ठीक टोटल क्या करिए आप इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, अपना काम हो जाएगा। ये ओमार सीट पूरी तरह से क्या हो गई, भर के आपके सामने पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। अब लिखा परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, और यहाँ पर कक्ष निरीक्षक और केंद्र व्यवस्थापक का मुहर होता है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, परीक्षार्थी का जो यानी हस्ताक्षर आप यहाँ पर साइन करेंगे वैसे हूबहू साइन करेंगे जैसे आप एडमिट कार्ड में कर रखें। एडमिट कार्ड अब आएगा ना तो देखेंगे आपका क्या रहेगा, यहाँ पर आपको फोटो रहेगा, फोटो के नीचे आप जैसे साइन किए रहेंगे यहाँ पर रहता है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, उसका आपका फोटो हो जाएगा, यहाँ पर साइन रहेगा। ऐसे ही साइन सेम टू सेम आपको यहाँ पर करना है। यदि हिंदी में किए हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में किए हैं तो हिंदी में, जिस तरह से किए आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। मान लेते किसी पर्सन का, यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गया, शिवम नाम है, ठीक है, यहाँ पर क्या मान लेते हैं शिवम कुमार नाम है, तो यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे ऐसे, ये आपकी साइन हो गई। मान लेते हैं आपके साइन के नीचे ऐसे अंडरलाइन करते हैं तो अंडरलाइन कर दीजिएगा, जो भी आप एडमिट कार्ड में किए वैसे हूबहू सेम टू सेम यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। यदि आप इधर उधर करेंगे तो एग्जामिनर आएगा ना, जो टेस्ट वो कहते हैं ना उड़ा का दल आ गया चेक करने, तो वो क्या करेगा, साइन मिलाएगा, कहीं भाई फर्जी लड़का बैठा हुआ, तो ऐसा कुछ भी आप मत करिएगा। तो इतना हो गया इनके बारे में। ओमार सीट, अब यहाँ से आपका 20 MCQ टोटल दिया गया है। 20 MCQ को कैसे फिलअप करना, उसके लिए हम अपना ठीक है मॉडल पेपर यहाँ आपके सामने लाते हैं, जिससे हम आपको अच्छे से सॉल्व करके दिखाते हैं और बताते चलते हैं, ठीक है। ये आपके सामने हमारा मॉडल पेपर रहा, आप निर्देश वगैरह सारा पढ़ चुके। अब मेन मुद्दे पर आते हैं, थोड़ा सा तेजी से सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या दे रखा है, ठीक है, कह दिया 2 पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों कोण, दोनों क्या होगा, पृष्ठ गोली है, उसे क्या कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है, या त्रिज्या कहलाता है, या गोली लेंस कहलाता है, या समतल दर्पण। समतल दर्पण तो तुम्हारे पास आर पार तो दिखता नहीं है, 2 चीजें बची,
पारदर्शी याद रखिए, पारदर्शी मतलब ऐसा चीज हमें लेना जिसमें आर पार दिखे, पारदर्शी मतलब जिसमें आर पार देख सकते हैं। तो हमारे पास दो चीज है, देखिए आपके सामने एक हमारे पास क्या होगा, ये लेंस है, इसे क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। और दर्पण आपको दिखा देते हैं, ये आपके सामने दर्पण है, दर्पण के पीछे लेप लगा दिया जाता है जिससे आर पार नहीं दिखता। तो हमसे कह रखा पारदर्शी, तो पारदर्शी को आपको, ये पारदर्शी तो है नहीं क्योंकि आर पार दिख नहीं रहा, तो इसे आप साइड कर दिए, इसके तो लेना देना नहीं है। हमसे मेन मुद्दा ये पारदर्शी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, दो या यानी लिखा एक या दोनों पृष्ठ गोली होना चाहिए। देखिए ये सामने यहाँ पर क्या होगा, ये है, तो ये देखा जाए तो तुम्हारे पास पारदर्शी है और इसको क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। तो कहीं ऑप्शन में दिया है, यानी पहले का तुम्हारे पास देखिए, पहले का सी वाला यानी करेक्ट ऑप्शन है। देखिए लिखा गोली दर्पण त्रिज्या गोली लेंस, यानी लेंस कहते हैं कौन सा, गोली लेंस, क्योंकि लेंस किससे काट के बना हुआ है। यदि लेंस को ऐसे काटेंगे ना तो ये काट के यहाँ और ये काट के, ये वाला काट के ऐसे कर दिया, यहाँ वाला काट के ऐसे, आपके सामने उत्तल लेंस बन गया। अब इसे हम क्या करें, दूसरे चीज से यदि काट उल्टा करके यदि चिपकाया जाए तो एक ऐसे चिपकेगा, एक ऐसे चिपका, जो आपके सामने अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गोली लेंस, पहले का सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें पहले का क्या करेंगे, सी को एकदम ऐसे गुरहर यानी करिया कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे, गुरहर है तो इसे क्या कर देंगे, करिया कर देंगे। आपके सामने पहले का हमने सी फिलअप कर दिया एकदम इजी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपके सामने कह दिया दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। याद कर रखा दर्पण, आपको हम दोनों दर्पण दिखाते हैं। आपके सामने एक दर्पण ये रहा, ठीक है, और एक दर्पण आपके सामने ये रहा। ठीक है, अब कह दिया जो बड़ा, जो प्रतिबिंब को जो बड़ा दिखाई देता है वही दांत वाला मरीज प्रयोग करता है। आपके सामने ये देखिए, ये उत्तल दर्पण, क्योंकि ये वस्तुओं को देखो छोटा करके दिखाई दे रहा है, तो इसे तो हटा दीजिए आप, क्योंकि हमसे कह रखा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए आपके सामने कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तुम सोचो मोबाइल है तो मोबाइल को देखो फ्लैश को कितना इतना बड़ा करके दिखाई दे रहा है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ऑप्शन में क्या दे रखा है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सहित। आप यानी दूसरे का क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यानी ओमार सीट पे क्या करेंगे, दूसरे का ए वाला अच्छे से फिलअप कर देंगे। तो यहां पर क्या कर देंगे, एक यहां से चीज हो जाएगी यहां से। प्लीज आप यही याद रखिएगा, अभी इसका कारण आपको बताते, इसी यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको कहां मिलेगा, यही देखो, ये क्वेश्चन पूछा ना अवतल दर्पण। अब आपको हम एक नंबर में क्वेश्चन दिखाते हैं, इसे पलट के दिखाते हैं। देखिए इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, यही एमसीक्यू सेम टू सेम लाइन आप छाप देंगे, आपका एक नंबर बन जाएगा। एक नंबर देखिए, यही हुबहू सेम टू सेम लाइन आप छाप देंगे, आपका एक नंबर बन जाएगा। इसीलिए बोला जाता है ध्यान से सुनना बहुत अच्छी चीज। लेक्चर देखिए, ठीक, आप बैठे रहेंगे केवल नोट करने के पर्पज से तो नहीं, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेंगे तो मोस्ट ऑफ द चीज आपके माइंड में बैठ कर ही जाने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। चलिए हम क्या कर देते हैं, तीसरे रो क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। सर आप पेंसिल वाला जुगाड़ कब बताएंगे, अभी इसके बाद इसी पे बताएंगे पेंसिल वाला जुगाड़। चलिए हम अब क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f तथा और अनंत के बीच कोई वस्तु रखा गया तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। मतलब कोई एक उत्तल लेंस है, उसके 2f और अनंत के बीच में कोई वस्तु रखा गया तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा तथा छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा, आभासी उल्टा और बड़ा बनेगा, आभासी सीधा और बड़ा बनेगा। इसके लिए हम चलते हैं अपनी कॉपी की तरफ, रुक करते हैं। आपके सामने यहाँ चीजें हैं, देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में केवल आपको रूल पता होना चाहिए ना बहुत। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, एक उत्तल लेंस यहाँ पर बनाते हैं। आपके सामने ये हो गया, यहाँ हो गया, इसी को हम क्या कर देते हैं, इधर करके एक उत्तल लेंस यहाँ से बना देते हैं। ठीक है, ये क्या हो रही है, हो रही है। आपके सामने एक उत्तल लेंस हो, उसके बाद क्या करना, सबसे पहले मुख्य अक्ष आपको खींचना है। सबसे पहले क्या कर देना, मुख्य अक्ष खींचना है। ठीक है, यहाँ से क्या कर देते हैं, मुख्य अक्ष आप ऐसे सीधे सीधे खींच देते हैं यहाँ से। अब देखिए ये हमने क्या कर दिया, इसको एक पॉइंट मान लिया, इसको एक पॉइंट मान लिया। अब ये क्यों मान रहे हैं, अभी आपको हम रीजन बताएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा यहाँ। अब देखिए ये इसको मान लेते हैं, तुम्हारे पास क्या होगा, f1 मान लेते हैं, इसे 2f1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, f2 मान लेते हैं, इसे 2
2f2 मान लेते, इतना चीज आपको लेंस में मानना ही पड़ता। ये हो गया। अब इसी को क्या बोलते हैं, ओ बिंदु बोला जाता है, इसी को ऐसे रहने देते हैं। अब देखो क्या कह रखा है, ये अनंत है, तो क्या हमसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वस्तु को कहा 2f और अनंत के बीच में रखा जाता है। ये आपका 2f हो गया, अनंत के बीच में मान लेते हैं, वस्तु को हमने क्या कर दिया, यहां पर रख दिया, ठीक है, ये पर रख दिया। अब हम मेजर कर लेते हैं, अब अनुमानता लगा लेते हैं। देखिए यहां पर रख दिए। अब रूल क्या कहता है, कोई भी किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, ठीक है, तो लेंस से हमेशा पर कहां पर चला जाता है, फोकस से होकर गुजरता है। तो आप क्या करेंगे, यहां से फोकस से होकर गुजार देंगे इजिली, ये आपके सामने फोकस से होकर गुजर जाता है, ठीक है। ये हो गया एक रूल। दूसरा रूल क्या चीज कहता है, हम क्या करेंगे, दूसरा रूल क्या करेंगे, केंद्र से लेकर जाएंगे, ठीक है। जहां पर देखिए अब ये रूल बहुत बढ़िया होता है, हमको तो ये फिजिक्स हो के बहुत मजा आता है, क्योंकि देखिए जो कहेगा उसे अप्लाई करो, भन्न से आ जाता है, ठीक है। यहां पर तुम्हारे पास जहां जा रहा हूं तो जाने दो। देखिए ये तुम्हारे पास क्या होगा, यहां आके मिला हुआ है, ये आके सामने यहां पर मिला हुआ है। अब देखिए उत्तल है, तो ये बताइए क्या होगा, इधर देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, वास्तविक बना हुआ। प्रतिबिंब कैसा बना भैया, वास्तविक बना हुआ। अब बताइए उल्टा बना हुआ कि सीधा, वस्तु को देखो ऐसे रखा गया, वस्तु ऐसे मुड़ के बन गया, तो यानी जाहिर सी बात क्या बना है, उल्टा बना। अब वस्तु से बड़ा बना कि छोटा बना, अब देखिए वस्तु से देखा जाए तो एक लाइन से हमने बड़ा किया था, तो ये देखिए एक लाइन से ऊपर था और एक लाइन के लगभग अंदर में हो गया है, तो यानी वस्तु के तुलना में देखा जाए तो ये क्या बना है, छोटा प्रतिबिंब बना है, ठीक। आपके सामने ये होगा वास्तविक उल्टा छोटा, जो भी ऑप्शन रहेगा टिक मार दीजिए, ऐसा रटना नहीं भाई, याद रखना, यदि हमसे पढ़ रहे हैं तो रटना नहीं है, सब कुछ एकदम डिटेल में बताया, टाइम लगेगा बट हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके यहां से आप जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, यानी तीसरे का तुम्हारे पास पहला इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ओमार शीट पे अब आती है पेंसिल का, पहला ऑप्शन सही है। अब पहला ऑप्शन मान लेते कंफ्यूजन रहे तो आप ऐसे थोड़ा सा क्या कर दीजिए, ऐसे आप देखिए हम लगा भी दिए, हमें पता भी है, सब कुछ है। अब मान लेते हैं कोई ऑप्शन मान लेते हैं, आपको नहीं पता कि एकदम सिक्योर नहीं है कि भाई तीसरे का बी सही है कि ए सही है, गड़बड़ा देते हैं, तो ए पे ऐसा थोड़ा सा लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक। अब लास्ट में क्या करेंगे, ऐसा थोड़ी ना जेल में एकदम से आईएएस का परीक्षा दे रहे हैं, थोड़ा बहुत हिंट कहीं से मिले भाई, तीसरे का सी, अच्छा ई पी डी, तो ऐसे मार देंगे, यानी अब तुरंत क्या कर सकते हैं, उसमें रूल लिखा रहता है, इरेज नहीं कर सकते, इसको तो भाई इरेज कर ही सकते हैं, इसको इरेज करके सी यदि रहेगा तो सी पे मार देंगे। यही रूल चीज इसीलिए आपको बताना चाहते थे कि आपके पास पेंसिल होना चाहिए। और याद रखिए ओमार शीट चाहे नकल से करिए चाहे अकल से करिए, यदि 20 में 20 सही है तो आप 20 पा सकते हैं। दोबारा बोल रहे हैं, यदि ओमार शीट आप नकल से करें या अकल से करें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये ओमार शीट फिल होना चाहिए सही। यदि सही रहेगा तो नकल से किए तब भी 20 नंबर। अब देखिए थ्योरी में लिखेंगे नकल तो आप पकड़े जाएंगे कि छे भाई नकल के लिए बड़ा हो, बट यहां पर थोड़ी ना कोई पकड़ पाएगा। 20 में 20 सही रहेगा तो 20 आपका आंसर दे के जाने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया, यानी पहले का क्या हो जाए, तो तीसरे का पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भैया। इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, फिजिक्स ही थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लेगा, उसके बाद आप जब इधर जाएंगे ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत तेजी से हम चलेंगे, ठीक। बट कॉन्सेप्ट क्लियर। लिखा मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या होता है। इसी को समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता की परिभाषा क्या होती है, हमारी आंखों की फोकस दूरी घटा बढ़ाकर हम वस्तुओं की स्थिति को सही जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये आप खड़े हैं, ठीक है, ये आप खड़े हैं, ठीक है, यहां पर ये आप खड़े हैं, ठीक है, ये आप खड़े मुस्कुरा रहे हैं, आप बहुत दूर कोई वस्तु को देख रहे हैं, यहां पर मान लेते हैं कोई चिड़िया है, आपकी यहां पर ओ वाली आंख खड़ी हो गई, क्या हो गई, वो खड़ी हो गई, ठीक है। तो ये बताइए यहां से देखा जाए तो अपनी फोकस यहां पर अपनी आंख को, क्योंकि वस्तु दूर था तो अपनी फोकस दूरी को क्या कर दे, ज्यादा दूर कर करके देख रहे थे। अब भन्न से यहां पर कोई आंख खड़ी हो गई वो आपकी, तो ये क्या करेंगे, इसको देखना रहे तो बताइए अभी आपकी फोकस दूरी ज्यादा थी, यहां पर फोकस दूरी कम करेंगे तभी ये दिखेगी, तो इसकी फोकस दूरी को क्या कर दिए, तुरंत हम घटा लिए। तो ये जो घटाने बढ़ाने की प्रक्रिया होती है इसी को क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं।
क्या कर देते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, अकोमोडेशन पावर बोला जाता है। तो इसका तुम्हारे पास यानी इस क्वेश्चन का आंसर समंजन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो समंजन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसी पर हम मारते चलते हैं, चौथे का बी, अब इसी पर थोड़ा थोड़ा मारते चलते हैं, क्योंकि उस पर हम बार बार करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग लेगा, बट आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, हमारा भी टाइम इंपॉर्टेंट है। इसी पे मारेंगे। अभी ये कई बार वो मार्कशीट भर के आपको क्या कर देंगे, पूरी तरह से दिखा देंगे, यानी समंजन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्या दे रखा है, यहां पर आ जाते हैं, लिखा कॉलम ए और कॉलम बी में यसाई मात्रक दिए गए हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होता है। ठीक, बट इसके लिए हर एक कॉन्सेप्ट में, हर एक क्षेत्र में आपको महारत हासिल करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले दे रखा ए और बी, पहले ए बी को मिलाना है, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है, इसको बताना पड़ेगा। सबसे पहले विद्युत विभवांतर, धारा, शक्ति और प्रतिरोध दिया, इसका मात्रक अलग अलग यहां पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, तो वाट पे कहीं नहीं, विद्युत विभवांतर यानी वी का मात्रक वोल्ट होता है, तो किस पे मारेंगे भैया, वोल्ट पे आप क्या कर देंगे, यहां टिक मार देंगे। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, तो एम्पियर पे लगा देंगे। शक्ति का मात्रक भैया वाट होता, कहते हैं हम आपकी वाट लगा देंगे। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता, ओम होता है। ठीक है, ये हमने मिला दिया। अब जिसपे ये आपका सही रहेगा उसी पे आपको क्या कर देंगे, टिक मारना पड़ेगा। देखिए पहले का चौथा, मतलब ये ऑप्शन सही, ये वाला ऑप्शन सही, ये वाला दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बी और सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। इस पे कंपटीशन हो रहा है, दोनों तरफ चल रहे हैं, दोनों खिलाड़ी आमने सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। देखिए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, यानी दूसरे का पहला ऑप्शन कर दिया, यहाँ पर दूसरे का दूसरा, दूसरे का पहला, ये हमारा डी वाला ऑप्शन इज द जीत चुका है, यानी पांचवे का डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। अब यहां से क्या होगा, देखिए ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है, टाइम लगेगा इसके लिए। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा, दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई और व्यास क्या हो गए, समान है। चलो हमने मान लिया। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, फिर समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का तुम्हें अंतर मतलब एच का अनुपात तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक, ये बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, बट ये आपका भाई एकदम इजी तरीके से सॉल्व करके जो आएगा आंसर उसी पे मानना। 1.2, 2.1, 1.4, 4.1, कौन सा ऑप्शन सही, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। भाई आ जा तू सिम इधर। अब इसी पे हम क्या कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। दो प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध वो भी समान पर लंबाई और तुम्हारे पास क्या होगा, समान व्यास का, तो जाहिर सी बात दोनों प्रतिरोध का मान क्या होगा, आर आर यानी समान होगा। एक प्रतिरोध को हम मान लेते हैं आर, यहां से दूसरे का R1 R2 क्यों नहीं माने, क्योंकि इनकी लंबाई भैया देखा जाए समान है, व्यास भी समान है, तो प्रतिरोध जाहिर सी बात क्या होगा भैया, समान ही होगा आराम से। ये हो गया। पहले हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले क्या रखा, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। दूसरे में क्या कर दिया गया, समांतर क्रम में आपको जोड़ दिया गया। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता, आर डैश ले लेते हैं, आर बराबर में तुम्हारे, ये भाई क्या कर रहे हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम आर बराबर तुम्हारे पास आर डैश है। ठीक है, हम एक लगा दिए डैश के चक्कर में। R1 होता है प्लस में R2 प्लस में R3 डैश 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 होता है। ठीक है, तो R प्लस में तुम्हारे पास R होता है, तो R डैश बराबर देखा जाए तो R प्लस R मतलब 2R हो जाएगा। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का यहाँ पर ये आया हुआ है। अब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/R डबल डैश कर लेते हैं, बराबर में तुम्हारे पास 1 में तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, R कर देते हैं, प्लस में 1/R कर देते हैं यहां पर। ठीक, अब 1/R डबल डैश बराबर में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, R यानी R R सेम है, तो हमने क्या कर दिया, R लिख दिया, 1 प्लस में 1 कर दिया, ये हो गया। तो R डबल डैश बराबर में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 1 + 1 बराबर 2 में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, R। R डबल डैश बराबर में देखा जाए, इसको यदि पलटेंगे तो इसको भी पलट देंगे। ठीक है, तो R में तुम्हारे पास 2 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा इजी तरीके से। ठीक, अब कह दिया ऊष्मा का तुम्हें अंतर बताना है, तो ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है, H बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, V² T में तुम्हारे पास का R होता है। ठीक है, ये हो गया यहां से। ठीक है, ये हो गया यहां से। अब इनका क्या कर देते हैं, ठीक है, इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, H1 मान लेते हैं। H1 के लिए V भी तो वही लिखते हैं, T भी वही लिखते हैं, इस R की जगह हम क्या कर देते हैं, 2R लिख देते हैं, यहां से समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं।
अब बताइए इस H2 इसको H2 मानेंगे क्योंकि अलग अलग ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है ना, तो इसमें क्या मानेंगे V² मानेंगे T, R की जगह हम क्या लिखेंगे R/2 लिख देंगे, इसे समीकरण नंबर सेकेंड मान लेते हैं। अब अनुपात निकालने के लिए H1/H2 करेंगे, जो भी अनुपात आएगा उस पर हम टिक मार देंगे आराम से, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। H1 में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा H2 बराबर में H1 की वैल्यू आप कितना रखेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पर रखेंगे V² T में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर। अब H2 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा V² T में तुम्हारे पास 2 में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा R हो जाएगा। इसको ऐसे एज इट इज रहने दीजिए। अब ध्यान से सुनिए, V² से V² T कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचा H1 में H2 बचा बराबर में। अब इसको देखा जाए तो 1 में 2R बचा होल बटे में, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा R हो जाएगा जो आपके सामने। अब सर ये कैसे लिखें, आपको देखिए इसको हम यदि सॉल्व करें यहाँ पर एक यदि देखा जाए तो R/2 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये हो जाएगा, ये वाला उठा के क्या कर दिया जाए, अब इसके नीचे 1 किया जाए, ये वाला उठा के यहाँ, ये वाला उठा के यहाँ, तो ये उठा के ऊपर जाएगा तो 2 में तुम्हारे पास R हो जाएगा। 2/R ही हमने लिखा हुआ है। अब देखिए H1 में तुम्हारे पास H2, ये R सबसे ऊपर जाता है, ये वाला यहाँ पर आता है, ठीक है। तो R हो जाएगा और बटे में 2 गुणे में 2R हो जाएगा, R से R कैंसिल, यहाँ पर 1 बचा हुआ। H1 में तुम्हारे पास H2 बराबर में देखा जाए तो 1 में तुम्हारे पास जो अनुपात देखा जाए तो 1:4 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपके सामने ये दे दिया गया है। और सॉल्व करके ऐसा नहीं कि हम भाई टिक मार दिए, जो आया हुआ उसी को आप मारिए, ऐसा हम जबरदस्ती नहीं, ठीक है। तो 1:4 इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। यानी छठे का क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए। अब क्या दे रखा, कह दिया है किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्या होगा, शून्य होता है, उसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, उसके सिरे की ओर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान होता है। अब ध्यान से सुनिए, परिनालिका हम आपको बना के बताते हैं। देखिए अब क्या होता है, जब किसी के ऊपर ऐसे क्या कर दी जाती है, लोहे के क्रोड के ऊपर देखिए ये तांबे की तार ऐसे लपेट दी जाती है, तो ये बन के क्या हो जाता है, तैयार आपके पास परिनालिका बन के तैयार हो जाता है। ये आपके सामने परिनालिका बन के तैयार हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ये आपके सामने प्लस हो जाता है। अब देखिए ध्यान से सुनिए क्या होता है। अब देखिए यदि माइनस प्लस है तो ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। हमेशा चुंबकीय क्षेत्र रखा है, नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ पोल में इंटर करती है, नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ में इंटर करती है, यन से निकलती है यस में जाती है। ये तुम्हारा आप तो ठीक है, ये चुंबक की प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ साउथ पोल से नॉर्थ पोल अंदर अंदर भी भीतर भी जा रही है ना, बट यहाँ पर फेरों की संख्या ये होने के कारण से यहाँ पर क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक परिनालिका के भीतर हमेशा 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 समान ही होती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र किसी परिनालिका के भीतर हमेशा हमेशा क्या होती है, समान होती है, ठीक है। तो ये भीतर कहा, यदि बाहर कहेगा और ध्रुव पे कहेगा ना, और यदि मान लेते ध्रुव पे बोले तो ये चुंबकीय क्षेत्र ध्रुव पे ज्यादा होता है, मगर क्या रखा है उसके भीतर। देखिए वर्ड एक ही किया ना, आपका पूरा सेंटेंस पूरी तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन को घुमा दिया। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, हर एक बिंदु पर समान होता था, यानी सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है। बेंजीन का फार्मूला देखा जाए तो C6H6, ये बेंजीन का आपके पास फार्मूला होता है, कोई टेंशन नहीं, बनाते हैं। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। अब ध्यान से सुनिए, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, 1 बांड 2 बांड 3 बांड 4 बांड 5 6 बांड हमने हो गया। अब इसी पर हाइड्रोजन चिपकाइए, हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन, आपके सामने 6 हाइड्रोजन आपके सामने यहाँ हो गया। अब देखिए किसी भी कार्बन की संयोजकता कितनी होती, 2 होती, तो इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, डबल बांड लगाना पड़ेगा। यदि मांगेगा तो ट्रिपल बांड ठोकेंगे हम, बट संयोजकता सबकी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब कहेंगे सर ट्रिपल बांड तो इसमें लगता नहीं, हम बोले जब मांगेगा तो, क्योंकि हमें कार्बन की संयोजकता कंप्लीट करनी है। 1 बांड 2 बांड 3 बांड, तो ये तुम्हारे पास गड़बड़, 1 बांड और लगा दिया जाए, 1 2 3 4, मतलब इसकी संयोजकता कंप्लीट हो गई। इसकी देखिए 1 2 3 4, मतलब इसकी भी संयोजकता कंप्लीट हो गई। अब आते हैं 1 2 3, ये 1 2 3, बट गड़बड़ हो गई गुरुदेव, तो यहां पर क्या कर दो, ई लगा हुआ, 1 2 3 4,
1 2 3 4, इसका भी संयोजकता कंप्लीट, इसका देखिए 1 2 3 4, मतलब इसके भी संयोजकता कंप्लीट हुई। 4 बांड चाहिए, 4 बांड यह कंप्लीट हो गए। इसमें देखिए 1 2 और ये 3 गड़बड़ हो गया, तो यहां पर क्या कर देंगे हम, एक बांड लगा देंगे। 1 2 2 2 4, 1 2 2 2 4, ये मतलब इनकी संयोजकता देखी जाए तो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा कहीं भी स्ट्रक्चर दिखे तो आपको क्या कर देना है, टिक मारना है। आपके सामने थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाते हैं जिससे आपको विजिबल हो सके, जिस पे आएगा उस पे टिक मारना आप अच्छे तरीके से, जबरदस्ती नहीं। इसमें देखा जाए तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, बट हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, बट यहां पर देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, 1 2, यहां पर देखिए ध्यान से सुनिए, 2 2 4, ये तो हो गया कंप्लीट, बट यहां पर देखा जाए तो तुम्हारे पास एक ही के साथ 2 हाइड्रोजन लगे, जो पॉसिबल नहीं है। इसमें तो हाइड्रोजन की भरमार है। इसमें देखा जाए तो कितना, एक हाइड्रोजन 2 3 4 5 6, जैसे हम सेम टू सेम बनाए हो भाई, हूबहू सेम टू सेम बनाया, मतलब ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, यानी 8वें का क्या हो जाएगा, सी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं मेरे भाई, ठीक है, यहां से आते हैं। ठीक है, अब क्या दे रखा, अब इधर थोड़ा सा तेजी से होगा क्योंकि फिजिक्स में सॉल्व करना रहता है, इस समय सॉल्व थोड़ी ना करना रहता भाई। ठीक है, अब क्या दे रखा है यहाँ पर, 9वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से समजाति श्रेणी है, और याद रखना समजाति श्रेणी से एक क्वेश्चन एज इट इज आपका उठा के पूछा ही जाता है। समजाति श्रेणी ऐसी श्रेणी जो एक ही जाति से आते हैं, जो एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है और एक ही फार्मूला पे चिपकते हैं, उसे समजाति श्रेणी बोलते हैं। अब इस पे आते हैं, CH4, ये देखा जाए तो तुम्हारे पास एल्केन पे CN H2N और प्लस पे 2 पे बैठ रखे हैं। यदि हम 1 रखेंगे तो 1 का नाम 1 हो जाएगा, 2 और प्लस 2 4, मतलब ये एल्केन पे बैठ रहा है। इसको देखिए 2 और 2 दूना 4, 4 2 6, मतलब ये वाला तुम्हारे पास एक ही के ग्रुप के अंतर्गत आता है, तो ये वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। और देखते हैं ये एल्कोहल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये ग्रुप अलग अलग है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें देखिए ये एल्केन है और ये तुम्हारे पास मेथिल एल्कोहल है, तो ये भी तुम्हारे पास रॉन्ग हो जाएगा, अलग अलग कैटेगरी के हैं। इसमें देखिए ये एल्कोहल ग्रुप से, ये भी एल्कोहल ग्रुप से, मेथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल, तो ये एक ही ग्रुप से आते हैं, तो मतलब यानी पहला सही चौथा सही। अब यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला चौथा जिसमें रहेगा तो उस पर मानिए, पहला दूसरा, ये रॉन्ग हो जाएगा, पहला चौथा, यानी पहला चौथा, यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, यानी 9वें का बी वाला आ जाता है यहां से। नेक्स्ट पे आते हैं, धरती की भूपटटी पे, ठीक है, पटटी में प्राकृत रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को कहते हैं, मतलब जो धरती पर हमारे पाए जाते हैं उन्हें मिनरल बोलते हैं। अभी पानी निकालते हैं, कहते हैं हमारे नल में मिनरल वाटर है, मिनरल मतलब खनिज प्रेजेंट है। ठीक है, जब खनिज को थोड़ा सा साफ सुथरा किया जाता है तो अयस्क बनता है। ठीक है, तो यहां पर कह दिया है तत्व और यौगिकों को क्या कहते हैं, प्राकृत रूप से पाए जाने वाले को खनिज बोला जाता है। ये हो गया यहां पर। नेक्स्ट में आते हैं, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, जब हमारे मुंह की एसिडिक नेचर बढ़ता है। याद रखना एसिडिक नेचर बढ़ता है तब। मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, या 5.5 से कम होने पर, या 7 होने पर, इनमें से कोई नहीं। आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं यहां पर पीएच स्केल के बारे में। देखिए आपके सामने पीएच स्केल बना दिया, ये तुम्हारे पास 0 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 4 नहीं लिखे जी, 5 हो जाएगा, 6 7 यहाँ पर कर देते हैं, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 12 13 और ये सामने 14 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इधर जितना भी जाएंगे एसिडिक नेचर बढ़ेगा, इधर जितना भी जाएंगे तुम्हारे पास क्षारीय प्रकृति बढ़ेगा, और यदि इस पे रहेंगे तो करेक्ट तुम्हारे पास उदासीन रहेगा। तो अभी पे क्या बोले, मुंह का यदि पीएच एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय होता, तो हमारे दांत सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इधर जा रहे हैं 5 से 5.5 से कम हो रहा है ना, तो 5.5 से कम होने पर, यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके जिंक सल्फेट प्लस में तुम्हारे पास क्या बनाता, हाइड्रोजन गैस बनाता, यानी ZnH2SO4 के साथ अपक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकालता। यह अपक्रिया विस्थापन है, 150% से विस्थापन अपक्रिया में जिंक क्या कर देता है, हाइड्रोजन को क्या कर देता, रिमूव कर देता, उसकी जगह ले लेता है। तो तुम्हारे पास ये वाला तुम्हारे पास 150% सही है, मतलब ये जो अभिकथन दिया है 150% सही है। अब इस पे आते हैं, जिंक ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, मतलब ZnO के साथ अपक्रिया करके ZnO बनाता है। तो मतलब ये देखा जाए तो तुम्हारे पास संयोजन अपक्रिया, संयोजन मतलब 2 या 2 से अधिक कोई चीज जुड़ेगा, एक बनाएगा तो उसे संयोजन अपक्रिया, मतलब ये भी तुम्हारे पास अब विस्थापन अपक्रिया है, ये भी, मतलब ये देखा जाए तो ये अलग है, ये अलग है। ऑप्शन में क्या दे रखा, दोनों
ठीक है, दोनों अभिकथन पहला और तर्क सेकंड सही है, तो ये भी सही, ये भी सही 150%। बट तुम्हारे पास तर्क सेकंड अभिकथन की सही पुष्टि करता, क्यों, कहां पुष्टि कर रहा है मेरे भाई, ये अलग है ये अलग है, कहां पुष्टि कर रहा है, कोई टेंशन नहीं। फिर तुम्हारे पास क्या दे रखा है, बी नंबर पे क्वेश्चन दे रखा है, बी नंबर पे क्या रखा, अभिकथन फर्स्ट और तर्क सेकंड दोनों सही है, चलो दोनों सही है, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा, इससे कोई रिलेशन ही नहीं, क्योंकि ये विस्थापन अवक्रिया, ये संयोजन अवक्रिया, तो ये भी अलग है, ये भी, मतलब ये इससे क्या का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा था, मतलब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, अभिकथन फर्स्ट सही है परंतु तर्क गलत है, नहीं भाई दोनों सही है, ठीक है। और तुम्हारे पास अभिकथन फर्स्ट और यानी तर्क तुम सेकंड तुम्हारे पास दे रखा दोनों गलत है, नहीं ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है, तो बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कितना घुमा के और सोच समझ के जो आएगा वही कर पाएगा, नहीं तो करने वाले नहीं कर पाएंगे पढ़ने वाले तो कर ही पाएंगे जी, ठीक है। इतना हो गया यहां से। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें तुम्हारे पास 13 नंबर, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को क्या करना भाई, पूरा करना है। अब देखिए निम्नलिखित, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा, यहां पर क्या रख दिया जाए कि सोडियम एसीटेट बना लेगा, प्लस में क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ये रासायनिक अपक्रिया आपको संतुलित करने के लिए भी आ सकती है, ठीक है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। यहां पर क्या रख दिया जाए कि ये बन जाए, तो बताइए सोडियम यहां पर है, सोडियम यहां पर, OH यदि देखा जाए तो OH यहां पर प्रेजेंट है, यदि हम यहां पर क्या कर दें CH3COOH रख दें तो यही हाइड्रोजन ये OH के साथ जुड़ के क्या कर देगा, पानी बना देगा। एक हाइड्रोजन जब यहां से हटेगा तो यही सोडियम, सॉरी एक हाइड्रोजन OH तो यहां से हटवा करेगा, ये हाइड्रोजन यहां से हटेगा तो ये सोडियम इस हाइड्रोजन की जगह चिपक जाएगा, तो सोडियम एसीटेट बनाएगा आपके सामने, तो यानी CH3COOH कहीं दिया है, तो यानी बी वाला ऑप्शन इधर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा, अब यहां पर आते हैं, ठीक है। देखिए अब यहां से लिखा, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही तुम्हें क्रम बताना है। अंतः प्रवाह सबसे पहले हमारे पास नसा द्वार आती है, फिर ग्रसनी आती है, फिर कंठ आता है, श्वास नली, उसके बाद कुपिका आती है। आपको हम डायग्राम दिखाते तब आप समझ पाएंगे ज्यादा, ठीक है, ठीक है। तो इसको हमें बनाना पड़ेगा, यहां से थोड़ा सा आप देखिए सब्र करिए, बट हम बना देते हैं। बट ये हो गया आपका नसा द्वार, दो नाक होती है, ठीक है, यहां से आती है, इसको क्या बोला जाता है, ग्रसनी बोली जाती है, इसको ग्रसनी, और यहीं पर क्या होता है आपका कंठ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आवाज निकलती है। उसके बाद यहां से यहां तक की पूरी ले को हम क्या बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्वास नली। उसके बाद यहां पर श्वास नली में से क्या हो जाता है, ऐसे करके इधर और ऐसे करके तुम्हारे पास क्या हो जाता है, इधर आ जाती है, ठीक है, और ऐसे करके तुम्हारे पास क्या हो जाती है, इधर चली जाती है यहीं पर। यहीं पर क्या होती है, कुपिका प्रेजेंट रहती है, जो क्या होती है, अंगूर के गुच्छे के समान संरचना रहती है। तो पहला लिखा नसा द्वार, कंठ, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़ा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले तुम्हारे पास ग्रसनी आती तब कंठ आता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लिखा नसा द्वार, नसा द्वार मतलब यहां से यहां तक का नसा द्वार, पहले नहीं, पहले नसा द्वार आता, क्योंकि जो नाक की ये दो तुम्हारे पास दिख रहा है इसी को नसा द्वार बोलते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। कंठ, कंठ भैया यहाँ भाई कैसे बड़ा हो, नसा द्वार देखिए, पहले नसा द्वार दो नाक आती है, उसके बाद ग्रसनी आती, उसके बाद कंठ आता, श्वास नली, फेफड़ा यानी कुपिका आता, तो कुपिका के अंदर चले जाएंगे, मतलब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने, इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। और क्या क्वेश्चन दे रखा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहां से अब आते हैं, नेक्स्ट में क्या दे रखा, लिखा विद्युत आवेग के प्रवाह का सही क्रम क्या होता है। आपके सामने ये डायग्राम दे रखा है, इसे थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे आपको विजिबल हो सके आराम से। देखिए ये आपके सामने न्यूरॉन है, एक्चुअल में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम पहले बनाते हैं। यहाँ से देखिए, ये आपके पास एक हो गया, इधर से हो गया, ये हो गया, और इधर से हो गया, और यहाँ से आते इधर, और इसी को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से मान लेते हैं, ऐसे करके बनाते हैं, ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। इसके बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, इसके अंदर साइटोन यानी सेल बॉडी भरी रहती है। ये मैसेज देखिए, इधर से मैसेज आता है, इधर से मैसेज आता है, इधर से मैसेज, सबको मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह ये भेजता है। फिर तुम्हारे पास क्या होता है, ये भेजने के बाद एक न्यूरॉन यहाँ पर और प्रेजेंट रहता है, जो डेंड्राइट्स क्या कर देता है, उस सबको रिसीव करता है, ठीक है, इसको रिसीव करता, फिर आगे की तरफ क्या कर देता है, ये पहुंचाने का काम करता है। इसको ये दिया, ये क्या करती है, ये दिया। ऐसा कहीं भी डायग्राम रहे तो उस पर क्या कर दिया, आप टिक मार दीजिए, तो दे रखा। देखिए ये क्या कर रहा है, उल्टा है, ठीक है,
ये देखो उल्टा ले जा रहा है, तो ये वाला तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, इसको दोनों तरफ मुंह में एक तरफ कर दे, रॉन्ग हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या दे रखा है, इधर से देखिए डेंड्राइट्स इस से पकड़ रहे हैं, न्यूरॉन से एक न्यूरॉन इधर दे रहे हैं, दूसरे को ये दे रहे हैं, दूसरे मतलब जैसे ये बनाया गया हूबहू सेम टू सेम है, मतलब सी वाला आप द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एरो देखिए, क्योंकि एरो का इसमें ही खेल है। एरो देखिए क्या होगा, बोले इधर से आएगा इधर से लेके जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, ऐसे उठाकर दिया गया है। इसी डायग्राम को क्या कर दिया उन्होंने, ऐसे घुमा के यहीं पर चिपका दिया है। ठीक है, तो ये हो गया 16 नंबर का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं मेरे भैया। इसमें क्या कह दिया, ध्यान से सुनिए, कह दिया थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखना सही नहीं है। देखिए थायरॉक्सिन एक तरह की हार्मोन होता है जो किससे निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है, जो हमारे गर्दन वाले रीजन पे रहते हैं, जो आयोडीन लेवल को ठीक है मेंटेन करने का काम करते हैं, हमारे शरीर के विकास के लिए कार्बोहाइड्रेट वसा के पोषण मतलब नहीं उपापचयन बोलते हैं, जिसे मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं, उसके लिए मेंटेन करता। तो पहले रखा, याद रखना, नहीं पूछा थायरॉक्सिन का के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक है, तो लौह कोनो काम नहीं, तो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है ना, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के उपापचय का नियम करता, 150% सही है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती, तभी तो आयोडीन मेंटेन करता हमारा NaCl जो खाते हैं नमक, ये हो गया, इसीलिए नमक में आयोडीन होना बड़ी कंपलसरी है। थायरॉक्सिन को थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं, 150% गलत सही है एकदम से, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन ही निकलता था। यानी ये वाला सही, ये वाला सही, ये वाला सही, हमसे पूछा गलत, गलत ही तो पूछा, तो यानी ये वाला क्या हो जाएगा, ए वाला, यानी 17 नंबर का ए वाला इज द करेक्ट, इसके अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने ये रखा, यहां से देखिए आपके सामने ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। 18 नंबर क्या क्वेश्चन, ए बी सी का सही क्रम में तुम्हें क्या कर देना है, कौन सा ऑप्शन सही है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। यानी इसमें से कौन सा सही इसके बारे में, ये आप तो नहीं जानते, छोड़ दो को, इसको हम क्या कर देते हैं, सिंपल सा क्या कर देते हैं, बिया बनाते हैं। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, बिया हो जाएगा। ये जो ऊपर निकल रहा उसे जानते हो क्या बोलते हैं, प्राकूर बोलते हैं, नाम लिखते चलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, प्राकूर बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे ऐसे निकलता है इसी से जड़ें निकलती हैं, इसी से जड़ें निकलती, इसे क्या बोला जाता है, मूलांकुर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मूलांकुर बोला जाता है। ठीक है, इसे रेडिकल मतलब आर फार, मूला मतलब मूल निकलती, जड़ निकलती है, और इसको क्या बोला जाता है, बीज पत्र, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइकोटिलीडन बोलते हैं। यही खाना इकट्ठा करता है जब तक बेबी अच्छे से डेवलप नहीं हो जाता। अब ये डेवलप जब होता ना, तो देखेंगे तुम्हारे पास एक तुम्हारे पास ऐसे होती, तो यहीं पर साइड में ऐसे 2 लग जाती है, और यहीं से क्या हो जाती है, ऐसे पत्तियां वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाती है। तब तक ये लगा रहता है जब तक पेड़ अच्छे से डेवलप न हो जाए, ऐसे लगा रहता ना, इसी को बीज पत्र बोला जाते हैं, इसे प्राकूर बोला जाता है इसी को। अब यही सेम टू सेम इतना केवल काट के क्या कर दिया, यहां छापा हुआ है, तो इसको बताइए, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, प्राकूर। यानी ए वाला तुम्हारे पास टोटल और टोटल देखा जाए तो क्या हो जाएगा, प्राकूर हो जाएगा। बी वाला ये तुम्हारे पास बीज पत्र है, ऐसे दोनों तरफ उजल। अभी तुम्हारे पास एक चना लाएंगे, चना को तोड़ के दिखाएंगे ना, तो जिससे आपको विजिबल, रुक जाइए 1 मिनट, चना लाते हैं, देखिए फूटता है कि नहीं। ठीक, हमारे सामने ये कुछ दाने हैं, इससे आप आराम से समझ सकते हैं। देखिए इसको तो भाई तोड़ना कैसे टूटेगा जी, भाई टूटी नहीं, खा जाता, खत्म हो जाएगा। ठीक, इसको देखिए ये भुना हुआ तो आराम से टूट सकता है। इसको यदि हम क्या करेंगे, इसे खोलेंगे, देखिए ध्यान से सुन, देखिएगा आपके सामने, ये खोल के हम क्या कर देते हैं, ऐसे यहां रख देते हैं। ये भाई ये उल्टा ना हो, मर दे, ऐसा रहा। ठीक है, ये हो गया, और इसको खोलकर हम क्या कर देते हैं, यहां पर रख देते हैं। देखिए दोनों हमने खोल के रख दिया। ये एक्चुअल में बीज पत्र है, और यहीं से जो ये निकल रहा सामने ना, अब इसको थोड़ा सा हम देखिए, ये सामने जो यहां से देखिए निकल रहा है ना, यही निकलेगा, यही आगे चल के, तेरी दिक्कत ना है, देखिए यही आगे चल के क्या करेगा, प्राकूर निकालेगा, और नीचे से क्या निकलेगी, जड़ निकलेगी, यही होगा। ठीक है, तो यही हूबहू सेम टू सेम दोनों में होता है। ठीक है, इसी को डाइकोटिलीडन बोलते हैं हम। तो यानी पहला दे रखा प्राकूर, दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्राकूर के बाद तुम्हारे पास, ठीक है, ये भाई थोड़ा सा जिग जैग हो रहा भाई।
ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बीज पत्र बोला जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बीज पत्र बोला जाता है। ठीक है, बीज पत्र बोला जाता है। सी को क्या बोला जाता है, जो नीचे जाता है उसे मूलांकुर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मूलांकुर बोला जाता है। तो यानी पहला प्राकुर हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो कहीं ऑप्शन में दे रखा बीज पत्र प्रारूप यानी प्राकुर मूला, ये तुम्हारे पास रॉन्ग है। प्राकुर, पहले प्राकुर हो गया, मूला ये तो नीचे है जी, प्राकुर बीज पत्र मूला, मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऐसे ही क्या कर देना, आपको चिपकाना है। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। इसमें क्या दे रखा, जनन में अलैंगिक विधि, अलैंगिक विधि मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला गया है, ए सेक्सुअल मेथड। ये उत्पन्न से उत्पन्न संताति मतलब संतान में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि क्या होता है, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनन भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन में एक ही जनन भाग लेते हैं 150%। ठीक है, क्योंकि देखिए सेक्सुअल में एक मेल होना चाहिए, दूसरा फीमेल होना चाहिए, बट इसमें ए सेक्सुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और लिखा है अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, मतलब युग्मक मतलब मेल और फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट। तो ये तो भैया तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, युग्मक शामिल नहीं होते हैं, तो ये वाला भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन से पहले होता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, ये भी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही है, कहीं दिल हो ए बी मतलब पहला दूसरा, मतलब यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहां से देख सकते हैं, यहां से। ठीक, नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा है 20 नंबर, एक आहार नाल श्रृंखला में तीसरी पोषी स्तर पर हमेशा होता है, याद रखना। सबसे पहले बताओ क्या होगा, ये पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे को कौन खाने वाला, भैया हिरन, मान लेते हैं बकरी खाने वाली, हिरन ले लेते हैं, जंगल का ले लेते हैं, हिरन हो जाएगा। हिरन को कौन खा जाएगा, तुम्हारे पास साक, सॉरी यहाँ पर क्या खा जाएगा, शेर खा जाएगा। क्या खा जाएगा, शेर। तो यानी पेड़ को खाने वाला हिरन। पेड़ देखा जाए तो तुम्हारे पास उत्पादक है हिरन, ये तुम्हारे पास पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा यानी त्रिपोज, यानी तुम्हारे पास क्या होगा, प्रथम पोषी, द्वितीय पोषी और ये तुम्हारे पास तृतीय पोषी। तृतीय पोषी मतलब ये तुम्हारे पास है। तो ये कह रखा तृतीय पोषी हमेशा क्या होता है, मांसाहारी, शाकाहारी, अपघटक या उत्पादक। पेड़ प्रथम उत्पादक हो गया। अब ये खाएगा तो शाकाहारी, तो ये दूसरा हो जाएगा। हमसे पूछा है तीसरा पोषी, तीसरा पोषी क्या हो जाएगा, शेर यानी मांसाहारी। तो यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से देखा जाता तो 20 MCQ हमने डिटेल में कवर अप कर लिया। इन सब का क्या कर दिए हैं, देखिए छोटा छोटा वीडियो है, सब में क्या कर दिए हैं अपलोड, इसी में लिंक में डाल देंगे, प्लीज आप देखते चलिएगा। और जल्द ही 1 शॉर्ट वीडियो आपका इसका आने वाला है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।